साथियों नमस्कार। स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो का शीर्षक है बीएसपी के हार के कारण और उसके निवारण। साथियों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी, जिसकी मुखिया सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री बनकर एक रिकॉर्ड कायम किया तथा देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाई। हिंदू धर्म में दलित जातियों को घृणा, अस्पृश्य और अयोग्य माना जाता था, किंतु मायावती ने इसे मिथ्या करार दिया, इसे झूठ और कपोल कल्पित साबित कर दिया। 2022 में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें जो पार्टी की करारी हार हुई है, इससे सारे दलित समाज में एक शोक की लहर दौड़ गई है। एक शोक का वातावरण है कि ऐसा कैसे हो गया, ये 10% वोट फिसल करके क्यों चला गया। आज मायावती के सामने अब तक देश के बड़े बड़े लीडर उनसे अलायंस करने के लिए हाथ जोड़े उनके सामने खड़े रहते, और यही स्थिति अगर बनी रही तो बीएसपी का क्या होगा। आज बीएसपी का केवल एक विधायक है। आज विधानसभा में उत्तर प्रदेश की और राज्यसभा में आज बीएसपी की तरफ से बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। वहाँ सदन में आवाज़ उठाने वाला कोई बचा नहीं है। यदि यही हालत रही तो आगे आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो 10 सांसद हैं वो भी नहीं रहेंगे। कौन उठाएगा आवाज़ दलित समाज की। लोकतंत्र में तो संख्या का ही बहुमत होता, संख्या का ही बोलबाला होता। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महज एक पार्टी नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है, एक मूवमेंट है, और इसकी शुरुआत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हम लेके चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्होंने ये काम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध ने सभी दलित जातियों को, शोषित जातियों को, पिछड़ों को अपने संघ में प्रवेश दिया था। और जो सनातन धर्म, जिसकी कट्टर मान्यताएं थी, जिसमें शूद्र वर्ण, जिसमें दलित और पिछड़े आते हैं, ये ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करेंगे। ना इनको शिक्षा का अधिकार था, ना संपत्ति रखने का अधिकार था, ना इनको पूजा करने का अधिकार था। सभी अधिकारों से वंचित थे। केवल एक ही काम था कि ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। तो इनका विकास कट्टर सनातन धर्म में संभव नहीं था। भगवान बुद्ध ने सनातन धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और इन दलित और पिछड़ी जातियों को एक किया था और अपने संघ में इनको प्रवेश दिया था। ये शुरुआत साथियों तब से मानी जाती है। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर का 20वीं शताब्दी में पदार्पण हुआ। डॉक्टर अंबेडकर एक मसीहा बनकर के, एक पैगंबर के रूप में धरती पर आए, दलित जातियों का, पिछड़ी जातियों का उत्थान करने के। और उन्होंने बहुत बड़े विद्याधारी तो बने ही बने, बहुत सारी डिग्रियां हासिल करने के बाद उन्होंने धरती पर दलित समाज के लिए लड़ाई लड़ी और दलित समाज को इकट्ठा करने का काम किया। उन्होंने राजनीतिक पार्टियां बनाई, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात कांग्रेस पार्टी ने उनके द्वारा किए गए जीवन पर्यंत संघर्षों को, उनकी पूरी आइडियोलॉजी को और राष्ट्र निर्माण में उनके द्वारा किए गए सहयोग को पूरी तरीके से दबा दिया। और 1956 में बाबा साहब की मृत्यु हुई थी और 1900 उनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। और आगे आने वाली जो दलित समाज की पीढ़ियां थीं, वो पीढ़ियां बाबा साहब का नाम नहीं जानती थी, बाबा साहब का कब जन्म हुआ ये नहीं जानती थी, बाबा साहब का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान है ये नहीं जानती थी। और बाबा साहब के द्वारा जो 20वीं शताब्दी में जो संघर्ष किए गए, उनके विषय में आगे आने वाली पीढ़ी को कोई जानकारी नहीं हो पाई और इसकी सीधी जिम्मेदार कांग्रेस थी। इसके बाद साथियों कांशीराम का पदार्पण हुआ और कांशीराम ने साइकिल से पूरे देश में घूम घूम करके दलित जातियों को जागरूक किया, कांग्रेस से सावधान किया। और आज आपने देखा होगा कि कांशीराम और मायावती ने मिल करके
बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाया और सारा दलित वोट कांग्रेस से छिटक करके बहुजन समाज पार्टी में आ गया, पिछड़ों का भी वोट आ गया। और ऐसा कर देने से कांशीराम एक वो हस्ती बन गए जिन्होंने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। तो साथियों, ये तो एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड की बात की, लेकिन आज जो परिस्थिति चुनाव में देखने को मिल रही है वो बड़ी दुखद है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पार्टी की जो विचारधारा है वो भारत में भगवान बुद्ध और अंबेडकर की विचारधारा पर चलते हुए भारत में समता मूलक समाज की स्थापना करना, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए सत्ता के माध्यम से परिवर्तन करना। किंतु ये तो मूल विचारधारा है पार्टी की, किंतु पिछले कई वर्षों से अपनी विचारधारा में परिवर्तन करते हुए सवर्ण समाज को भी पार्टी ने अपनाया है। टिकट वितरण में ब्राह्मणों को उनकी आबादी के हिसाब से अधिक टिकट दिए गए, हालांकि इसका परिणाम शून्य रहा। अब देखिए, हार के कारण जरा जान लेते हैं। और ये जो रिजल्ट आए, तो रिजल्ट के बाद जो सुश्री मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस पर भी गौर करते हैं, क्योंकि उनके बोलने का बड़ा महत्व होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुश्री बहन जी ने ये बताया कि मीडिया के द्वारा कुछ तथाकथित योजनाबद्ध व एक रची हुई साजिश के तहत कहे गए वाक्य, वो क्या वाक्य हैं? नंबर 1, मीडिया ने कहा कि मुकाबला भाजपा और सपा के बीच है, अर्थात बीएसपी कहीं भी मुकाबले में नहीं है। नंबर 2, मायावती निष्क्रिय है और कहीं भी चुनाव में दिखाई नहीं देती। नंबर 3, इस कथन को भी आगे बढ़ाया गया कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, अर्थात अंदर अंदर दोनों मिले हुए। अब जरा साथियों, कथन ए और बी का जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि जनता ने ये समझ लिया कि बीएसपी को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, ये बेकार चला जाएगा। ब्राह्मण सम्मेलनों में बीएसपी के प्रति उत्सुक ब्राह्मणों ने भी अंत में बीजेपी को ही वोट दिया और उन्होंने ये समझ लिया कि बीएसपी तो कहीं लड़ाई में है ही नहीं। अब इसमें जो तीसरा पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट बी टीम वाला है। उसका क्या परिणाम हुआ कि बीएसपी की बीजेपी से मिली भगत है, इसका मुस्लिमों पर गलत संदेश गया और वो एक तरफा सपा में शिफ्ट हो गए। सतीश मिश्रा द्वारा जिले स्तर पर किए जा रहे ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन व मायावती के द्वारा की गई मंडलीय स्तर की रैलियों को कवरेज नहीं किया गया। दलितों का परंपरागत वोट 10% अधिकांश बीजेपी की तरफ चला गया, ऐसी अफवाह उड़ाई गई, लेकिन ये वोट बीजेपी की तरफ न जाकर के अधिकांश वोट सपा को शिफ्ट हुआ। अब ये तो सुश्री मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उपरोक्त कारण उचित हैं, इनको उचित कहा जा सकता है, किंतु इसके अलावा भी कुछ कारण हैं जिनको मानना पड़ेगा और मान करके उनको सुधार करना पड़ेगा। अब जरा पार्टी की कुछ कमियां भी रही हैं, उनको जरा देख लेते हैं। ये तो पहला कारण की समीक्षा हमने की, जो मीडिया के द्वारा दुष्प्रचार किया गया और वो उसमें सफल हो गई। और सफल क्यों हो गई? क्योंकि पलटवार नहीं किया गया पार्टी की तरफ से। अब दूसरा कारण, क्या सारा आरोप मीडिया के ऊपर ही थोपा जाए? क्या पार्टी की कुछ कमियां नहीं रही? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि पार्टी की क्या कमियां रही। नंबर 2 पर शीर्ष नेतृत्व का शिथिल रहना। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसका शिथिल रहना, 5 वर्षों तक शांत बने रहना, केवल चुनाव के दौरान ही यानी 2 फरवरी से रैलियां प्रारंभ की गई। तो अब यहाँ पर ये बात समझने की है कि 5 वर्षों तक आप चुपचाप बैठे रहे और जब चुनाव आता है तो चुनाव के 1-1.5 महीने से 2 महीने से आप एक कार्यक्रम अपना शुरू कर देते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये 21वीं सदी की राजनीति है, इसको समझना पड़ेगा। अब तीसरा पॉइंट है कि सत्ता पक्ष का मुखर विरोध व दमदारी के साथ न करना, यानी सत्ता पक्ष का विरोध न करना, पूरे प्रभावशाली ढंग से दमदारी के साथ न करना।
ऐसा करने से सत्ता पक्ष के विरोध में जो एंटी इनकम्बेंसी बननी चाहिए थी वो नहीं बन सकी। तो साथियों, ये कारण मैं बता रहा हूँ कि जो एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है सत्ता विरोधी लहर, तो सत्ता विरोधी लहर को बनाने में विपक्ष का बड़ा योगदान होता है, और विपक्ष अगर अपनी भूमिका सही ढंग से निभाता है और सत्ता पक्ष के जन विरोधी कार्यों को प्रभावशाली ढंग से उजागर करता है तो एंटी इनकम्बेंसी बनती है, जो नहीं बन सकी। चौथा पॉइंट है, पार्टी ने कई और बड़े बड़े चेहरे स्थापित नहीं किए। अब बहुजन समाज पार्टी में केवल एक बड़ी नेता हैं, सुश्री मायावती जी। अब दूसरे नेता इस बार समझ में आए हैं, वो हैं श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी। अब एक नेता कितनी रैलियां कर लेगा? आज तो बड़े बड़े नेता नुक्कड़ सभाएं कर रहे, रोड शो निकाल रहे गलियों से। तो गली कूचे में बड़े बड़े नेता, जो शीर्ष नेता हैं, वो वोट के लिए मतलब जो है वो घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और पार्टी में एक नेता हैं वो मंडलीय स्तर की रैलियां करती हैं। तो आप कितना प्रभाव भीतर छोड़ पाएंगे? ऐसे कैसे बीजेपी को हरा पाएंगे? आप पार्टी में कम से कम 10 चेहरे ऐसे होने चाहिए जिनको पब्लिक जानती, जिनको पहचानती हो कि ये बीएसपी के बड़े नेता। आइए 5वां नंबर। तो चौथे नंबर पर क्या है कि कोई एक दो को छोड़ करके पार्टी में कोई चेहरा नहीं है। केवल लोग मायावती को जानते हैं और बहन जी के नाम पर वोट देते हैं। तो ये परंपराएं, राजनीति एक ऐसा विषय है जिसमें कोई हमेशा एक लीक नहीं बनी रहती, इसमें परिवर्तन होता रहता है। क्योंकि राजनीति मनुष्यों से मिलकर के बनती है, मनुष्यों से मिलकर के चलती है, और मनुष्य के दिमाग में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। अगला पॉइंट है, पार्टी के अधिकांश विधायक या तो निकाल दिए गए या वो पार्टी छोड़कर चले गए। पार्टी का नेतृत्व आपसी सामंजस्य बिठाने में असफल रहा। विधायक अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जनता का चेहरा होते हैं, और अधिकांश विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों के ही रहने वाले होते हैं, और उनका अपना जनाधार भी होता है। तो साथियों, यहाँ ये समझने की बात है कि पार्टी के अधिकांश विधायक या तो पार्टी छोड़ करके चले गए या वो निकाल दिए गए, और उन विधायकों में हम उनको पार्टी में बरकरार रखने में सफल नहीं हो सकी पार्टी। और विधायकों को हम जल्दी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि विधायक ये मानते हैं कि पार्टी बेसिस पर उसको वोट मिलता है, लेकिन कुछ उसका वोट अपना भी होता है, क्योंकि वो उस क्षेत्र का होता है। अगला देखिए, नंबर 6 पर चलते हैं। मीडिया और निष्कासित नेताओं द्वारा जनता में एक गलत संदेश दिया गया। देखिए, मीडिया तो जब से पार्टी का गठन हुआ तब से मीडिया शुरू से विरोध करता चला आया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। वो शुरू से दुश्मनी निभाता चला आया है और आज भी निभा रहा है। तो मीडिया को तो उसका जो रोल है वो तो है ही, उसको तो समझना ही पड़ेगा। तो मीडिया और निष्कासित नेताओं द्वारा जनता में गलत संदेश दिया गया कि पार्टी की छवि को वो खराब करना है। और क्या कहा गया कि पार्टी पैसा लेकर के टिकट देती है, मायावती दलित की बेटी नहीं बल्कि दौलत की बेटी है। पार्टी के द्वारा इस पर समुचित व वजनदार प्रहार नहीं किया गया, यानी इस पर पलटवार नहीं किया जाता। कोई अगर हमला किया जाता है पार्टी पर तो उसका पलटवार तत्काल प्रभाव से नहीं किया जाता। इससे होता क्या है कि जनता में गलत संदेश जाता है। अगला पॉइंट, 7वां पॉइंट है कि विपक्ष की भूमिका का सही ढंग से निर्वाह न करना। आपने अपना सारा ध्यान सत्ता पक्ष की कार्यप्रणाली का विरोध करने में न लगा करके विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी पर लगाया। आपको सत्ता पक्ष का विरोध करना चाहिए, उससे एंटी इनकम्बेंसी बनती है, लेकिन सत्ता पक्ष का विरोध आपने नहीं किया, बल्कि उल्टा जो विपक्ष में बैठी है समाजवादी पार्टी उसका विरोध कर रही है। इससे बीएसपी को क्या फायदा मिला? उल्टा दोनों की लड़ाई का फायदा उठाकर बीजेपी दोबारा फिर बाजी मार ले गई। 8वां पॉइंट है कि गठबंधन तोड़ना, जो 2019 में सपा के साथ गठबंधन हुआ था उसको तोड़ देना, ये एक गलत फैसला था।
यदि ये बना रहता तो बीजेपी को आसानी से 2022 में हराया जा सकता था। और बहुजन समाज पार्टी, हमारी विचारधारा भी बहुजनों को साथ लेके चलने की है। और वो जो कहा करते थे कि ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है बीजेपी वाले, तो चुनाव के बाद जो गठबंधन तोड़ दिया गया तो उससे ये जनता में सही संदेश चला गया कि ये वाकई ठगबंधन है, गठबंधन नहीं। अगर इस बीजेपी की इस बात का काट करना था तो गठबंधन अगर बना रहता तो जनता में ये संदेश जाता कि नहीं, ठगबंधन नहीं है, ये दलित और पिछड़े समाज के लोग अब एक हो गए। तो वो भी गठबंधन टूटने से जनता में गलत संदेश गया। और हालांकि उससे बीएसपी को बहुत फ़ायदा हुआ, उनके 10 सांसद जीते, जबकि समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ, उनके 5 ही सांसद रह गए। और फ़ायदा होने के बावजूद भी गठबंधन को तोड़ दिया गया और इससे बहुजन एकता खंडित हुई और जिसका सीधा जिम्मेदार जनता ने आपको ठहराया। नवा नंबर है, चुनाव प्रचार में भी बीएसपी पूरी तरह फेल मानी जाएगी। अकेले न तो बहन जी और न ही सतीश मिश्रा चुनाव जीत सकते। ये 21वीं सदी की राजनीति है, इसे समझना पड़ेगा। परंपरागत राजनीतिक और कार्यशैली से अलग हटकर कार्य करना होगा। आज का ज़माना ये है कि जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। अब आ जाते हैं हार के 10वें कारण पर हम लोग चर्चा करते हैं। हम अभी तक अपना न तो चैनल बना पाए, एक ऐसा चैनल जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय पर आधारित हो, और न ही वर्तमान में मीडिया के साथ कोई सामंजस्य बिठा पाए। भाई, यदि मीडिया, दुनिया जानती है, सारा देश जानता है कि मीडिया जो है वो विरोधी है बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा का, वो भारत में उसे इस्टेब्लिश नहीं होने देना चाहता है, अम्बेडकरवादी विचारधारा को। तो इसके 2 विकल्प हैं। पहली बात तो आप अपना मीडिया खड़ा करिए। आपने अभी तक सन 84 में पार्टी का गठन हुआ था 14 अप्रैल, और आज तक आपने अपना मीडिया नहीं गठन किया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। और या अगर मीडिया नहीं गठित अपना कर सकते हैं तो उसी मीडिया के साथ में सामंजस्य स्थापित करिए। तो दोनों ही विकल्पों में पार्टी फेल रही। और इसके अलावा पार्टी के जो फॉलोअर, जो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल वाले लोग हैं और फेसबुक में वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर बनाते हैं, वो लोग, उन लोगों को प्रोत्साहित भी नहीं किया गया, जबकि वो पिछले 2.5 महीने से अपना घर बार छोड़ करके बीएसपी की रैलियों को कवरेज करने में लगे थे। किसी बड़े नेता ने कोई इंटरव्यू उनके साथ में नहीं दिया और उनसे ये भी कहा गया कि तुम अभी इतने बड़े नहीं हो कि तुम्हें हम इंटरव्यू दें। तो साथियों, ये 10 कारण मैंने खोजे हैं जो बहुजन समाज पार्टी की हार के हैं। जो जिसको जितना प्यार करता है उसके नुकसान पर उसे कष्ट भी उतना ही होता है, तो उस पर चिंतन भी वो करता है। आइए इसके निवारण पर भी हम लोग गौर कर लेते हैं कि इसके निवारण क्या हैं और आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो नंबर 1 कारण, जनता के बीच में आना होगा। अब ये निवारण बता रहे कि जनता के बीच में आना होगा। बहुजन समाज पार्टी के नेता, चाहे छोटे नेता हों चाहे बड़े नेता हों, कोई घटना समाज में घटती है वो सड़क पर नहीं आते, या तो ट्विटर से लिख दिया गया, सड़क पे नहीं आते हैं। सड़क पे जैसे वो भीम आर्मी इस समय जितेंद्र मेघवाल के केस में वो संघर्ष कर रही है, सड़कों पे उतरी हुई है और संघर्ष कर रही है। इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, छोटे बड़े, वो फील्ड में नहीं आते। तो मेरा पहला पॉइंट जो निवारण का है वो ये है कि जनता के बीच में आना होगा। दलितों और पिछड़ों पर होने वाली घटनाओं, उनके दुख दर्द में शामिल होना होगा। ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे चेहरे बनाने होंगे जिनको लोग जानते हो। आपको चेहरे बनाने पड़ेंगे। एक आदमी जो सर्वोच्च है वो तो है ही, लेकिन केवल एक आदमी से अब समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। आप भाजपा में देख लीजिए कितने चेहरे उसने बनाए, ढेरों चेहरे हैं उसके पास। आप देखिए दूसरा जो निवारण है, श्री सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मणों का वोट नहीं दिला सके, किंतु फिर भी उन्होंने बहुत मेहनत की है। उन्हें पार्टी में वही स्थान मिले जो वर्तमान में उनका है, क्योंकि वो भी बीएसपी का एक चेहरा बन चुके हैं।
उन्होंने कोशिश किया, प्रयास किया, लेकिन ब्राह्मणों ने साथ नहीं दिया। वो ब्राह्मणों का वोट नहीं दिला सके, लेकिन सच्ची श्रद्धा और सच्चे पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने मेहनत की है, तो उनका वो एक चेहरा बन चुके हैं, तो उनको न छेड़ा जाए, उनकी पार्टी में वही स्थिति रखी जाए। नंबर 3, बहन जी को चाहिए कि वो और नए चेहरों का निर्माण करें। केवल सतीश मिश्रा जी का चेहरा बनाने से काम नहीं चलेगा। कई चेहरे, कम से कम मेरा तो ये मानना है कि कम से कम 10 ऐसे चेहरे बनाने होंगे जिन्हें पब्लिक जानने लगे, जो पब्लिक के बीच में एक सम्मानजनक स्थिति में हों, जिनको पब्लिक सुनने के लिए इकट्ठी हो। जब वो जाएं जनता के बीच में तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो कि फलाने आ रहे हैं। ऐसे चेहरे, कम से कम 10 चेहरे तो पार्टी को बनाने पड़ेंगे, और वो ऐसे चेहरे होने चाहिए, वो ऐसे लोग होने चाहिए जो धैर्यवान तथा उनमें चिंतन करने की शक्ति हो, और वो अच्छे वक्ता हों। चौथा पॉइंट है, किसी कारणवश जो पुराने नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, उन्हें पार्टी में वापस लाने का अभियान चलाया जाए। जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामवीर उपाध्याय, स्वामी प्रसाद मौर्य, उदित राज, और इसी प्रकार से न जाने कितने नेता जो पार्टी छोड़ के चले गए, जो विधायक थे या नहीं थे, उनको वापस पार्टी में लाने का पुरजोर प्रयास करना चाहिए। अगला 5वां पॉइंट है कि कोई भी निर्णय अगर लिए जाएं तो वो सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाएं, किसी एक व्यक्ति के कहने से निर्णय न लिए जाएं। 6ठा पॉइंट है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनल हमारा होना चाहिए, जो सामान्य खबरें देने के साथ साथ बीएसपी की प्रत्येक मूवमेंट को वो कवर करे। होता क्या है कि इतने बड़े बड़े चैनल हैं, बीएसपी जो भी कहीं रैली करती है या कहीं कोई सेमिनार करती है या कुछ भी करती है, तो उसको दिखाते नहीं हैं ये लोग। उसके संघर्षों को, उसके कार्यक्रमों को दिखाया नहीं जाता है। तो अगर ये नौबत, ये समस्या शुरू से चली आ रही है, ये जब से पार्टी का गठन हुआ तब से चली आ रही है, और इस समस्या से अभी तक हम समाधान इसका नहीं कर सके। तो अब भविष्य में इसका ध्यान देना चाहिए, और इस पर बहुत ही तत्परता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ इस पर कार्रवाई पार्टी को करनी चाहिए कि एक टीवी चैनल हो जो सामान्य खबरें दिखाने के साथ साथ जो बहुजन समाज पार्टी की जो संघर्ष हैं ज़मीन पर, और जो उनके वक्तव्य हैं और जो उनकी कार्यप्रणाली है, उसको वो कवरेज करें। और इसके साथ ही एक प्रिंट मीडिया भी होना चाहिए, एक अखबार भी होना चाहिए। यदि ऐसा कदम उठाने में धन की कोई समस्या आती तो बहुजन समाज के लोगों से अगर 10-10 रुपये भी ले लिए जाएंगे अनुदान के रूप में, चंदे के रूप में, तो भारी मदद इससे मिल जाएगी। करोड़ों फॉलोअर्स हैं, तो पार्टी को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए और इस पर आगे बढ़ना चाहिए। जब तक हमारा चैनल नहीं होगा, जब तक हमारा अखबार नहीं होगा, हम जनता तक अपनी बात को नहीं पहुंचा सकते हैं। अब 7वें बिंदु पर जरा चर्चा करते हैं कि अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि पार्टी को कौन संभालेगा। क्या आकाश आनंद संभालेंगे? तो जरा इस पर चर्चा कर ले। यदि आकाश आनंद को पार्टी का नेतृत्व सौंपने का इरादा है तो उन्हें राजनीति के अखाड़े में आकर अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। फील्ड में काम और संघर्ष करके उन्हें ये प्रमाणित करना होगा कि उनके अंदर एक कुशल नेतृत्व, धैर्य, साहस व पराक्रम जैसे गुण मौजूद हैं। ये परीक्षा देनी पड़ेगी। अगला पॉइंट 8 नंबर है कि पार्टी में कुशल वक्ताओं की प्रारंभ से ही कमी रही है। हमारे पार्टी में बहुत से लीडरान ऐसे हैं जो कुशल वक्ता नहीं हैं, बोलने में सक्षम नहीं हैं, और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। तो हमारी पार्टी में कुशल वक्ताओं की शुरू से कमी रही है। एक अच्छे चिंतनकर्ता के साथ ही कुशल वक्ताओं की टीम बनानी होगी जो हाजिर जवाब हो। आज हाजिर जवाबी का ज़माना है, और हाजिर जवाबी के साथ चुटकीला अंदाज भी होना चाहिए कि लोगों को जवाब भी मिल जाए और दूसरा जो विपक्षी बैठा है वो मुस्कुरा भी दे। इस तरीके का वातावरण आज समाज में चल निकला है 21वीं सदी में,
अब धीर गंभीर होकर के भाषण देना और एक महान होकर के भाषण देना, इसमें कमी देखी गई है। अब तुरंत जो कहा जाए उसका हाजिर जवाब है। अब जैसे मोदी जी कहते हैं कि मैं मन की बात करता हूँ, मैं तो मन की बात करता हूँ, तो उसका हाजिर जवाब में विपक्ष को ये जवाब देना चाहिए, पार्टी को ये जवाब देना चाहिए कि भैया मोदी जी अगर मन की बात करते तो हम काम की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हाजिर जवाबी का अभाव है। पार्टी वक्ताओं में हाजिर जवाब भी होना चाहिए और चुटकीले अंदाज में होना चाहिए, ताकि सामने वाला चुप हो जाए और हंस भी दे, मुस्कुरा भी दे। अब देखिए, नवा पॉइंट है कि सत्ता में आने के लिए भाजपा के तिलिस्म को कैसे तोड़ा जाए, इसकी रणनीति बनानी पड़ेगी। वो कौन से फंडे जिनको भाजपा ने जनता के दिलों में बिठा दिया है, आइए जानते हैं। पहला फंडा क्या है? जय श्री राम, अर्थात राजनीति में धर्म का प्रवेश, धार्मिक आधार पर वोट मांगना, जबकि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है, यानी धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। ये सांप्रदायिकता है और सांप्रदायिकता को नकारात्मक रूप से देखा जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समाज में, जनता में ऐसा कुछ कर दिया है कि धर्म का सहारा लेकर के, और उसने संविधान के विरुद्ध है ये, लेकिन धर्म का सहारा लेकर के उसने जनता के दिलों में वो राजनीति में धर्म का प्रवेश करा दिया है। पहला पॉइंट। दूसरा है, विरोध करने पर विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग कर पुराने मुकदमों में उन्हें फंसाकर जेल भेजना, अचल संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, इन सब का उद्देश्य यही है कि उसका कोई विरोध न करे। वो विपक्ष को कमज़ोर करके रखना चाहते हैं, और जो कमज़ोर लोकतंत्र, अगर कमज़ोर विपक्ष रहेगा तो कमज़ोर लोकतंत्र का संकेत है, यानी लोकतंत्र हमारा कमज़ोर होगा। तो इस तरीके से ये अब आगे बढ़ते हैं कि तीसरा पॉइंट है, बीजेपी ने यह भी प्रचार कर रखा है कि उसे छोड़कर, यानी बीजेपी को छोड़कर सभी दल परिवारवाद की राजनीति करते हैं। इसका पलटवार बहुत आसान है, बस समाज में अपनी बात को मजबूती के साथ रखने का साहस होना चाहिए। चौथा पॉइंट, बीजेपी ने पुरानी पेंशन खत्म कर दी, विपक्षी दलों को ओपीएस बहाली के उपाय तथा घोषणा करनी चाहिए। बीजेपी को हराने के लिए संपूर्ण विपक्ष को एक होकर लड़ना होगा। अब यहाँ पांचवा पॉइंट जो उसने, पांचवा फंडा जो उसका है, वो भाजपा के शासन में धर्म और उसके बाहरी आडंबरों, कर्मकांडों, अंधविश्वासों, पाखंड का बोलबाला बढ़ा, जबकि आधुनिक शिक्षा कमज़ोर हुई है। ये चीज़ भी उजागर करनी पड़ेगी विपक्ष को। और 10वां जो पॉइंट है, यदि बीजेपी का अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा बीएसपी पर कोई कटाक्ष किया जाता तो बीएसपी द्वारा तत्काल उसका पलटवार नहीं किया जाता, जिसका जनता में गलत संदेश जाता है, जबकि अन्य पार्टियां तुरंत पलटवार के रूप में सफाई देती हैं। अतः बीएसपी को तुरंत पलटवार करना चाहिए और इसके लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि जनता में गलत संदेश न जाए। तो साथियों, ये बहुजन समाज पार्टी के हार के कारण और उसके निवारण पर मैंने प्रकाश डाला। अब अगले वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।